नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एल्विश यादव मामले की जो खबर है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, उसमें क्या एल्विश यादव बुरी तरीके से इस पूरे केस में फंस गए हैं, सांप और सांप का जहर, या फिर इस पूरे मामले में कुछ अभी भी कड़ियां ऐसी हैं जो नोएडा पुलिस की तरफ से क्लियर नहीं की जा रही, जिससे कि पूरे मामले को समझा जा सके और ये एल्विश यादव का या उनके वकीलों का मजबूत पक्ष हो सकता है। जो एफआईआर है, उस एफआईआर को आज की तारीख में अगर हम समझने की कोशिश करें, अब चूंकि एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, क्या है उसका लब्बो-लुआब एफआईआर का? देखिए, एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है और ये उस समय के फैक्ट होते हैं जब शुरुआत में आते हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। गौरव गुप्ता जो पीएफए के थे, उन्होंने एफआईआर करवाई थी। ये कहा था कि उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि ये सब कुछ चल रहा है, तो इस सूचना पर हमारे एक मुखबिर खास ने, जो उनका एक मुखबिर खास था, उसने इस पूरे मामले में एल्विश से संपर्क किया। ठीक है, आप समझिए, वर्डिंग को समझिए। इस सूचना पर हमारे एक मुखबिर खास ने, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आई थी, गौरव कह रहे हैं कि हमारे एक मुखबिर ने इनसे बात की। किनसे? एल्विश से। एल्विश ने नंबर दिया राहुल का, फिर हमने राहुल से बात की और राहुल ने ये सारी पार्टी अरेंज की, 5 लोग गिरफ्तार हुए। सवाल ये उठता है किसकी किससे बातचीत हुई, इसका डिटेल नोएडा पुलिस को देना चाहिए। दूसरा, एनडीपीएस एक्ट, पोजेशन, खरीद फरोख्त और कंजम्पशन क्लियर करें। मैं तो साफ साफ नोएडा पुलिस से पूछता हूं एक सवाल कि क्या एल्विश यादव ने जहर खाया या ड्रग्स खाया? सेल और परचेज में अगर शामिल थे, कैसे, क्या प्रूफ है? क्या कोई अकाउंट में पैसा आया या अनअकाउंटेड आया, व्हाटएवर। तीसरा, इस पूरे मामले में आप सोचिए, जो एनडीपीएस की धाराएं लगाई हैं, सेल और परचेज में उसको डाल दिया है, क्या वो ड्रग डीलर है? मैं पूछना चाहता हूं नोएडा पुलिस से कि क्या एल्विश यादव यूट्यूब से कोई कमाई नहीं कर रहा है? उसकी सोर्स ऑफ इनकम कोई और नहीं है? सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक है कि वो ड्रग डीलिंग कर रहा है। और कब से ड्रग डीलिंग कर रहा है, आप ये सोचिए, कब से ड्रग डीलिंग कर रहा है कि वो पुलिस का कहना है। ये तो जरूरी नहीं है ना, मैं एल्विश यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक संदर्भ है। ये तो जरूरी नहीं है कि कोई आदमी यूट्यूबर हो तो वो कोई और गोरख धंधा नहीं कर सकता। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आपने अगर किसी का नाम ले दिया तो आपको पूरी, भाई आपके पास से उस पार्टी में एल्विश यादव था? नहीं था। नहीं। उसके पास से कुछ रिकवरी? नहीं, कोई रिकवरी नहीं है। तो फिर ये केस कहां स्टैंड हो रहा है? आपके पास क्या सबूत है? सेल और परचेज का क्या सबूत है, बताइए। क्या राहुल यादव जो सांप सपेरा और जो जिसको कथित तौर पर एल्विश यादव का दोस्त या जानकार या परिचित जो भी बताया जा रहा है, क्या उसके बयानात के हवाले पर ये पूरा केस? मैं कल को बयान देता हूँ कि आप अनूप के घर पर जो है वो अनूप ने सारी पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और जो है वो आप अनूप को पकड़ लीजिए। अनूप से पूछताछ करेगी पुलिस कि हाँ भाई आपने करी। अनूप मना कर देगा, मैंने तो नहीं करी। क्या फिर भी क्या मुझे पकड़ेगी? यही तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि आपको बुलाएगी पूछताछ के लिए, लेकिन आपके खिलाफ कोई सबूत तो होना चाहिए ना भैया। सेल और परचेज में अगर, यही तो सवाल है, सबूत क्या है? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि नोएडा पुलिस बताए क्या सबूत है। अकाउंट में क्या एल्विश के कोई पैसा आया? क्या अनअकाउंटेड आया? वो आया तो वो कहाँ है? अगर आपने उसको ड्रग डीलर बताया तो वो ड्रग्स का जो धंधा कर रहा है, उसके पास से क्या कोई पोजीशन है? उसके पास से ड्रग्स मिला है? तीसरा, कहाँ खरीद फरोख्त की है? कहाँ खरीद फरोख्त है, दिखाएं उसके सबूत। तीसरा सबूत, वो खुद कंज्यूम करता है, इसका सबूत। कहने का मतलब ये है कि आप एनडीपीएस लगाइए। मैं तो कहता हूं अगर उसके खिलाफ आपके पास सबूत है आप लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर सबूत नहीं है तो फिर तो, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि ये मामला जब पुलिस की जांच से उठकर जब कोर्ट में जाएगा तो क्या पहली तारीख में आप ये कह रहे हैं कि मामला वहां मजबूत नहीं दिखाई देता? आर्यन केस का हमने हाल देखा, वो तो एनसीबी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, लेकिन आर्यन को महीने 2 महीने तो परेशान किया ना। आप सोर्स ऑफ इनकम बताइए ना कि उसकी यूट्यूब से जो कमाई होती है, उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, उसका घर कहाँ है एल्विश का, उसकी बेसिकली परिवार में कितने लोग हैं और कौन कौन कमाने वाले हैं और कितनी उसकी एसेट है। आप उससे तो आप वही तो आप इससे तो असेस करेंगे ना किसी की भी काला धन आ रहा है किसी के पास। अब मेरे पास किसी के पास काला धन आ रहा है, ठीक है, उसने अपने दोस्त के यहाँ रखवाया, तो वो भी तो जानकारी आने वाले वक्त में मिलेगी ना, और वो रिकवरी तो कुछ करेंगे आप। कोर्ट कानून साफ कहता है रिकवरी कहाँ है। आपने आरोप लगा कि ये सवाल जो आपने आरोप लगाया सेल और परचेज के, कहाँ है सेल और परचेज? जो सवाल आप उठा रहे हैं, ये सवाल तो कोर्ट भी पूछेगी ना, क्योंकि अगर नोएडा पुलिस ने ये आरोप एल्विश पर लगाए हैं, तो जब कटघरे में एल्विश खड़ा होगा तो नोएडा पुलिस से सवाल कोर्ट भी तो पूछेगी ना, कहाँ है वो सबूत?
तो वहां पर क्या सबूत दिखाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, अब हो सकता है चार्जशीट के टाइम पर पुलिस क्या फाइल करती है वो जांच तो अपनी डिस्क्लोज नहीं कर रही। मीडिया को बताने के लिए तो पुलिस बाध्य नहीं है ना कि जो क्या उसके पास कोई बाध्य नहीं है। देखिए, मैं और हम किसी भी सेंस में ये, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जो कार्रवाई की है आप उसका सबूत बताइए। भाई आप ये बताइए कि हाँ जी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है, ये देखिए ये अमाउंट, एक इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे आए, ठीक है, सेल और परचेज, हाँ। कौन सी ड्रग थी, किसको सेल की, किससे परचेज की, पूरा तारतम्यता लाइए ना उसमें, पूरा सीक्वेंस क्लियर कीजिए ना। सांपों का जहर जो कौन लाया सांपों का जहर? ये राहुल पकड़ा गया था, ठीक है, सपेरा और उसके साथ कुछ लोग थे। ठीक है, कहां से लाया? ये तो वो डील करता होगा। वो क्या कह रहा है कि जो इनकी एफआईआर कहती है कि एल्विश भाई से बात हुई मुखबिर की और एल्विश भाई ने नंबर दिया राहुल का। ये एस्टेब्लिश हो पाया कि राहुल और एल्विश में कब से संबंध है? ये एस्टेब्लिश हो पाया कि वो ड्रग्स की डीलिंग में शामिल है? क्या हो पाया? अभी तक तो नहीं ऐसा नजर आता। मुखबिर ने, कौन मुखबिर था जिसकी बात हुई एल्विश से? क्या ये स्पष्ट हो पाया? आपने उसको ड्रग डीलर करार दिया, वो कौन से सबूत हैं आपके पास? मैं तो साफ साफ पूछना चाहता हूं, कौन सी सेल और परचेज कब की, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर की, क्या ड्रग खरीदा, उसकी एवज में कितना पैसा आपके अकाउंट में आया या अनअकाउंटेड गया, या आपने उस बेनामी पैसे से ये प्रॉपर्टी खरीदी? क्या इसका कोई पुलिस सबूत क्यों नहीं बता रही है फिर? आपको क्या पता नहीं? मुझे वो तो बताई। अब देखिए, कार्रवाई करने हाई को प्रोफाइल केस है। मुझे सिर्फ एक चीज लगती है अनु, अगर आप किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, पुलिस का पूरा राइट है दर्ज करना, लेकिन आप क्या इस वजह से पुलिस बच रही है क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, बहुत ज्यादा चीजें मीडिया में नहीं खोलनी चाहिए, यथा योग्य पटल पर रखे। होता क्या है ये तैयारी है क्या पुलिस की? होता क्या है कि हमने बहुत सारे इतिहास में से केस देखे जिसमें पुलिस ने गलत मुकदमे दर्ज किए, कोर्ट में जाके उनकी धज्जियां उड़ी, और हमने कई ऐसे देखे जिसमें पुलिस ने सही मुकदमे दर्ज किए और कोर्ट ने उसको यथास्थिति बरकरार रखी। हम क्यों क्वेश्चन रेज कर रहे हैं? क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस हैं जो ड्रग्स से रिलेटेड है, जिसमें एकदम धराशायी होगा कोर्ट में जाकर। आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन उतनी ही कार्रवाई करें जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी आपके पास सबूत हैं। तो ऐसे केसेस में किसी के खिलाफ एनडीपीएस लगा देना या कुछ लगा देना तो। लेकिन जो पुलिस के सूत्र हैं, जो अब खबरें चल रही हैं 2 दिन से कि एल्विश ने पुलिस के सामने भी अपना एक बालिया बयान दिया है, सारी चीजें। उसका परिवार आज हमारे चैनल पर आया था, उन्होंने तो साफ मना किया, उन्होंने कहा कि मैंने बात की अपने बेटे से जाकर। तो फिर पुलिस की ये क्यों कह रही है कि एल्विश ने सब पुलिस बताए, ये पुलिस बताए क्यों कह रही है? पहली बात। दूसरी बात, जो पूरा अगर एंटायर सीन देखो, देखिए मैं अगर आपसे कोई चीज खरीदूंगा तो मैं आपको पैसे दूंगा, तो मेरे जाहिर है ये तो रखना ही पड़ेगा, ये तो पुलिस को कोर्ट में रखना ही पड़ेगा ना। और ड्रग्स अगर मैं किसी को ड्रग्स का आरोप लेन-देन का लगा रहे हैं तो ये तो रखना पड़ेगा ना। तो आपको मनी ट्रेल तो दिखानी पड़ेगी ना बॉस। और अगर मनी ट्रेल नहीं है, अनअकाउंटेड मनी ट्रेल है, तो फिर तो प्रूव ही नहीं होना केस है। फिर कैसे आप हवा में बात कर रहे हैं? हाँ जी इसको 50 करोड़ आए थे, एक ने बोल दिया, अच्छा कहाँ है पैसे, कहाँ है, ढूंढते रहो। तो क्या ये पहली, आप ये कह रहे हैं कि ये पहली दूसरी तारीख का ही केस है? मुझे नहीं, मुझे ये लग रहा है, मेरा सिर्फ एक एप्रीहेंशन है, क्योंकि पास्ट में कई सारे ऐसे केसेस गलत दर्ज हुए। ऐसा तो नहीं कि ये केस पर भी आने वाले वक्त में क्वेश्चन मार्क लगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर पुलिस ने होमवर्क किया है पूरा, तो पुलिस को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से आना चाहिए और एक एक चीज को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, हमें मत करे, कोर्ट में करे। कोर्ट में तो अगली सुनवाई पर करेगी ही ना। पता नहीं करेगी नहीं, मैं ये तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना साफ है कि इस केस में जो अभी तक समझ में आ रहा है, क्या एल्विश यादव, मैं तो पूछना चाहता हूँ, क्या एल्विश यादव ड्रग डीलर है? क्या वो यूट्यूब से बिग बॉस जीता, उसके बाद उसकी यूट्यूब से अलग अर्निंग है, बिग बॉस में भी उसने कुछ अवार्ड मनी जीती, पैसे जीते। जो मुंबई का जो फिल्मी वो है, उसमें भी उसका अपना करियर हो सकता है। कई सारे उसको इवेंट्स मिलते हैं, वो इवेंट्स के लिए भी काम करता है, वहां से भी पैसे कमाता है। तो पहले तो यही बता दें कि उसकी भैया सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है। ठीक है जी, उसके घर में कितनी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, गोल्ड है, कैश है, लेकिन फिर कितने अकाउंट हैं। एल्विश का ही सवाल नहीं है, लेकिन फिर ऐसे तो चिराग ये भी है ना कि मुंबई में ऐसे तमाम पहले भी लोग देखे गए हैं, इतिहास में भी और वर्तमान में भी ऐसे आते रहते हैं, बहुत खूब धनाढ्य हैं, संपन्न हैं, नेम है, फेम है, बावजूद इसके ड्रग्स के भी गोरख धंधे में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं, दो चीजें आप कहें तो नाम भी इसमें। मैं दो चीजें बताता हूँ। कोई भी आदमी ड्रग्स का धंधा, जो बहुत सारे केसेस उससे रिसर्च निकल कर आई है, एक तो पैसे कमाने के लिए करता है, दूसरा एक शौक है किसी को कि ठीक है यार तुझे चाहिए तू ले ले, काइंड ऑफ, ये मेरा दोस्त है, इससे बात कर ले। जो प्रॉपर सेल और परचेज में शामिल रहते हैं, जो पेडलर होते हैं, जिनका काम ही है, जो एक तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए आदमी यूज कर रहा है, एक आदमी अगर सेल परचेज में जुड़ा है, आप सोचिए ये तो संगीन इल्जाम हो गया ना भाई, आपने ड्रग मंगा ली किसी के थ्रू, पेडलर के थ्रू। खुद के लिए मंगाई एक अलग चीज है आप, लेकिन उस धंधे में, ये तो एक बड़ी बात है ना। तो वो
प्रूव करें कि वो धंधे में कैसे शामिल है, नोएडा पुलिस करे, इतनी संगीन धाराएं लगाई हैं। कहाँ पे वो ट्रांजैक्शन हुई कौन है, सी जो पैसा ट्रांजैक्शन बेचा गया है, बताइए, किससे ड्रग्स बेची खरीदी गई उसने है, तो कहाँ ड्रग्स, उसका पैसा किसने आया है? उससे ड्रग्स खरीदी, कहाँ से वो ड्रग्स लेता है, उनको कितने पैसे देता है, आगे वो किसको बेचता है, उसके कितने पैसे उसको मिलते हैं, किस अकाउंट में आते हैं या अनअकाउंटेड जाते हैं या फलाने जगह पर उसने रखे हैं। ये पूरी आपको चेन स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। बिना चेन स्टैब्लिश किए अगर मान लीजिए रिकवरी नहीं है, कंजम्पशन का सबूत नहीं है, रिकवरी का सबूत नहीं है, ट्रांजैक्शन का सबूत नहीं, तो फिर केस कहाँ स्टैंड होता है? आप बताइए। आप तो किसी पर भी आरोप लगाते। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, मैं तो ये भी कहता हूं ऐसे मुकदमे दर्ज ही नहीं होने चाहिए। बहुत क्लियर कट बता रहा हूं, आप पूरी जांच कर लें, जब आपको लगे कि अब राइट टाइम है मुकदमा दर्ज करने के लिए, अब सबूत हो तब कीजिए। पुलिस ने की ना जांच नवंबर से। देखिए हमारे यहाँ विडंबना ये है कि पहले मुकदमे दर्ज होते हैं कई नहीं, केसेस इस में, वाले केस या में- पहले केसेस में इस बिना केस में तो दूसरे पुलिस ने किया ना, नवंबर से केस चल रहा है अगर, तो फिर अभी मार्च में उसको अरेस्ट किया ना, गिरफ्तार किया फिर उसके बाद। नवंबर में जो केस था वो वाइल्ड लाइफ एक्ट से रिलेटेड था। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो ये एनडीपीएस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि वो ड्रग क्लियर हो गया तो ड्रग हुआ, तो फिर ड्रग के सेक्शन आ गए। पहले ये था कि इन्होंने ये सब अरेंज ठीक किए, है। उसमें आपने पूरी तारतम्यता दिखा दी, आपस में इनके कॉन्टैक्ट है और ये काम करते हैं, क्या कि ये वन्य जीवों को इस्तेमाल करते हैं, जो कि अपराध है। फिर आपने दिखा दिया नहीं जी ये वन्य जीवों को तो इस्तेमाल करते हैं, ये ड्रग्स का भी धंधा करते हैं। आप सोचिए ड्रग्स का धंधा करना मतलब ये तो इट्स अ बिग एलिगेशन किसी के ऊपर भी। और आप, मुझे लगता है कि इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। मुकदमा देने में देखिए कोई बात नहीं, हमें, मैं अभी भी कह रहा हूं अगर किसी के खिलाफ सबूत है तो बिल्कुल मुकदमा दीजिए, अरेस्ट कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप कोई चीज ओवर एग्जैजरेट कर दें। मतलब कहते हैं ना रस्सी कोर्ट का में तो सांप, रखना रस्सी पड़ेगा का ना। सांप नहीं बनाना, कोर्ट में तो रखना पड़ेगा रस्सी का सांप नहीं ना। बनाना, सबूत तो कोर्ट में देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और रस्सी का भी सांप भी नहीं बनाना, ये भी बात है कि आप रस्सी अगर है तो उसको रस्सी रहने दीजिए, सांप मत बनाइए उसको। फिर भी कोर्ट में तो फिर भी प्रूफ हो जाएगा ना, रस्सी क्या है सांप क्या है। तब तक लेकिन तो आदमी जेल में रहेगा ना इतने दिन तो। लेकिन हाँ ये होता है, लेकिन चूंकि जिस तरीके से एक एक पॉइंट को और जो धाराएं लगाई गई हैं और जो मौजूदा स्थिति है उस केस में, और कुछ सवाल नोएडा पुलिस की जांच पर भी चिराग ने जैसा खड़े किए, हालांकि जांच अभी चल रही है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत है, लेकिन फिर भी सवाल कुछ तीखे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बात बहुत सही है कि जिन संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, वो बहुत संगीन इल्ज़ाम है, जिसका जवाब, जिसके सबूत नोएडा पुलिस को कोर्ट में देने होंगे। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।